In the previous lecture, we have discussed syllabus of engineering mechanics. Now moving towards forward, we will introduce engineering mechanics. Engineering mechanics, it is the study of a state of rigid body under the application of forces. ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, ये सारे ब्रांच के लिए कॉमन पेपर होता है। किसी ब्रांच को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है तो किसी ब्रांच को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, बट इट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। मैकेनिकल और सिविल के लिए मोर इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि ये दो ब्रांच के लिए ये सब्जेक्ट फाउंडेशन है, इसलिए फाउंडेशन को अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन यदि मजबूत होता है तो उसमें ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बनाया जा सकता है। इसलिए इसे बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बेसिक डेफिनेशन है वो कहता है, इट इज द स्टडी ऑफ a state of rigid body under the application of forces। स्पेशली फोर्सेस में भी उस फोर्सेस की बात करेंगे जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स होगा। फोर्स कैसा होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो किसी भी सब्जेक्ट का जो बेसिक डिफिनेशन होता है वो उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि इसके रीजन में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं। यदि हम सब्जेक्ट का बेसिक डेफिनेशन से रूबरू हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है भी या नहीं। तो इसमें फोर्सेस कैसा होगा? एक्सटर्नल फोर्सेस होगा। कोई भी इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं करेंगे। पूरी की पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक्सटर्नल फोर्स के साथ डील करेगा। अब उसके बाद रिजिड बॉडी है। क्या मतलब है इसका? रिजिड बॉडी मीन्स बॉडी शुड नॉट बी डिफॉर्मेबल। बॉडी के अंदर किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। रिजिड बॉडी, ये मेरा रिजिड बॉडी है। इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हंड्रेड न्यूटन का, कितना का? 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद इस बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि इस बॉडी का किसी भी शेप में चेंजेस नहीं आया है, नहीं इसका डायमेंशन चेंज हुआ है। मीन्स रिजिड बॉडी वैसा बॉडी है जिसमें किसी तरह का कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो। ये रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट ये सिर्फ एजम्पशन है। एजम्पशन है, ये आइडियल कंडीशन है। मीन्स रिजिड बॉडी इनवर्स में एग्जिस्ट करता नहीं है,
लेकिन सिर्फ इसको मान के चलते हैं कि बॉडी मेरा क्या है, रिजिड है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि डायमंड इज द टफेस्ट मटेरियल, बट डायमंड भी रिजिड मटेरियल नहीं है, क्योंकि डायमंड भी किसी न किसी प्रेशर पे तो टूटेगा, किसी न किसी फोर्स पे टूटेगा। इसलिए इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी रिजिड मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए इस सब्जेक्ट में हम लोग ये मान के चलेंगे कि जितने भी बॉडी होगा वो सारे के सारे रिजिड बॉडी होगा। अब उसके बाद है स्टेट, उसके बाद है स्टडी। जब किसी भी रिजिड बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो उस रिजिड बॉडी का स्टेट क्या रहा होगा, उसकी स्टडी करेंगे तो क्या कहेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहेंगे। तो ये जो बेसिक डिफिनीशन है इसमें कुछ कीवर्ड है। फर्स्ट वन इज स्टडी, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट रिजिड बॉडी, नेक्स्ट फोर्सेस। तो इस कीवर्ड को एक एक कर करके हम सब एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला कीवर्ड है स्टडी। यदि आपसे कोई ये पूछे स्टडी मीन्स क्या होता है, तो स्टडी एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जर्वर होगा एंड ऑब्जर्वेशन होगा। तो स्टडी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस होगा। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। और एक ऑब्जर्वर बना लेते हैं, ये ऑब्जर्वर है। और इस यहाँ पे स्टडी प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है, स्टडी प्रोसेस चल रहा है। स्टडी प्रोसेस चल रहा है तो ये जो है इसको हम सिस्टम मानते हैं। क्या मानते हैं, सिस्टम मानते हैं। तो इस सिस्टम में स्टडी प्रोसेस चल रहा है तो ऑब्जर्वर इस बॉडी को देखकर क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता है, तो ऑब्जर्वर इस बॉडी को देखकर सिर्फ इस बॉडी के बारे में फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जर्व करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ऑब्जर्वर इस बॉडी का सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी क्यों ऑब्जर्व करेगा, सिंस मैकेनिक्स इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, सो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। हम लोगों ने मैकेनिक्स पहली बार कब पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था, क्लास 11th में। इसलिए ये ऑब्जर्वर इस बॉडी का सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जर्व कर सकता है। तो यदि ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट का क्या ऑब्जर्व करे, मास ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऑब्जर्व करे, तो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन प्रोसेस के समय अपने नोटबुक में लिखता है, क्या लिखता है, मास इक्वल टू 10 kg। जब मास इक्वल टू 10 kg लिखता है तो इस बात से अंदाजा हो जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या रहा होगा, साइज कितनी बड़ी होगा, है कि नहीं। अब दूसरी बात ऑब्जर्वर को पता चलता है कि इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और जब किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तो इस बॉडी का स्टेट क्या रहा होगा, ये बॉडी मोशन में होगा या रेस्ट कंडीशन में होगा। तो जब भी किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लगता है
तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी आ जाता है। तो ऑब्जर्वर को अगली बात पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। अब नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या कहता है, दीज आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी विच आर यूज्ड टू डिफाइन अ स्टेट ऑफ बॉडी। अब फिर से स्टेट आ गया, क्या डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी, किसी बॉडी का स्टेट डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। फर्दर फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बेसिकली टू पार्ट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती है। उसे क्या कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो और होते हैं, लेकिन सिर्फ मैकेनिक्स में 3 ही पढ़ेंगे, MLT, मास, लेंथ, टाइम। अब नेक्स्ट आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद लेनी पड़ती है। जैसे एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, एरिया। वॉल्यूम, लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम, है कि नहीं। तो जब भी किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करना पड़े तो उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। जैसे कोई कार मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी से, 150 किलोमीटर पर आवर से। जब यह बात कही जाती है कि कार 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रही है, तो आपसे पूछ सकता है किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं। तो इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। बट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए देते हैं मास। मास है 10 kg। जब मास 10 kg है तो आपसे ये कोई भी नहीं पूछ सकता है कि मास 10 kg है तो किस डायरेक्शन में है। मीन्स डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट क्या बताता है, कंडीशन ऑफ बॉडी। बॉडी की कंडीशन क्या होगा। यदि बॉडी रेस्ट में है तो उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे, और जितनी भी बॉडी रेस्ट में होगा उसको किस में पढ़ेंगे, स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। मीन्स यदि किसी भी प्रॉब्लम में बॉडी रेस्ट में दिखाया गया है तो हम समझेंगे कि वो स्टैटिक पार्ट का प्रॉब्लम है। यदि बॉडी मोशन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे, जिसे किस में डिस्कस करेंगे, डायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। यदि किसी प्रॉब्लम में बॉडी में मोशन है तो हम ये समझेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो डायनेमिक्स का है। और डायनेमिक्स फर्दर 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक काइनेमेटिक्स, एक काइनेटिक्स। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। जब बॉडी मोशन कर रहा होगा
तो कितने तरह के मोशन होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ऐसे तो क्लास 11th में हम लोगों ने बहुत सारे मोशन के बारे में पढ़ा था। लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशनल मोशन, कर्वीलिनियर मोशन। तो ऐसे तो लगता है कि बहुत सारे मोशन हैं, लेकिन सारे मोशन को कंबाइन करके सिर्फ 3 तरह का मोशन होता है। तो सब पहला मोशन है प्योर ट्रांसलेशन मोशन। मीन्स बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ बॉडी में ट्रांसलेशन हो रहा है। मीन्स बॉडी का सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है, विदाउट रोटेशन, रोटेशन नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात है प्योर रोटेशन। बॉडी सिर्फ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? प्योर रोटेशन। अब दूसरी बात है जनरल मोशन। जनरल मोशन क्या होता है? तो जनरल मोशन कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन का कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? जनरल मोशन बोलेंगे। अब ये क्या नई बात आ गई? तो जनरल मोशन आप ऐसा समझ सकते हैं कि बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे? कि बॉडी जनरल मोशन में है। जैसे कोई ट्रेन, ये ट्रेन है, दिल्ली से चलना स्टार्ट की। कहां से स्टार्ट की? दिल्ली से, और ये पहुंच गई कहां? मुंबई। मीन्स रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। मीन्स व्हील, इस ट्रेन का जो व्हील है वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो इसका क्या क्या कहेंगे? जनरल मोशन कहेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे।